गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सीए फाइनल का अपना ऑडिट का रिवीजन सीरीज है ये। उसमें देखो देयर इज़ एन अमेंडमेंट फॉर मे 2022 एग्ज़ाम। अमेंडमेंट क्या है? कारो 2016 एप्लीकेबल पहले था, अभी कारो 2020 एप्लीकेबल है। तो बेसिकली पहले कारो में 16 क्लॉजेस था, अभी वहाँ पे 5 क्लॉज ऐड हुआ है, तो 5 क्लॉज ऐड हुआ है एंड क्लॉज नंबर्स चेंज हो गए हैं। बेसिकली ये अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना है। ओके, सबसे पहले वी वुड लर्न अ स्मॉल बैकग्राउंड फॉर कारो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि कारो का जो टोटल रिवीजन है ना, ये डिस्कशन हम लोग अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में रैप अप करेंगे, विच विल इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बैकग्राउंड क्या है? कारो 2020। कारो का पूरा नाम क्या है? कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, राइट? ओके, कारो इज अ क्वेश्चनायर। कारो में बेसिकली अपना 2 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पैरा 3 एंड पैरा 4। पैरा 3 में ये जो 21 क्लॉजेज है ये पैरा 3 में दिया हुआ है, एंड पैरा 4 टेल्स अबाउट क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और रिमार्क्स ऑफ द ऑडिटर। ये जो 25 क्लॉजेज है ना, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का जो आंसर्स है, दैट इज वेदर answer to a particular question is qualified or the auditor is unable to find an answer, that is a disclaimer that should be given as per para 4. Caro 2020 is an additional reporting requirement in the annexure to audit report under, देखो अपने को पता है audit report issued under section 143 by the company auditor. Caro 2020 is an additional reporting requirement in the annexure to the audit report. एग्ज़ाम का बात कर लेते हैं। वेटेज इन द एग्ज़ाम, कंपनी ऑडिट एंड कारो, कंपनी ऑडिट एंड कारो दोनों मिला के अपना 10 से 12 मार्क का वेटेज आता है। इसमें क्या डिस्क्रिप्टिव में भी रहेगा, आपका एमसीक्यू में भी रहेगा। सो ये कारो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंटेंट इज़ लेस, वेटेज इज़ मोर, इजी टू रिमेंबर एंड इंटरेस्टिंग। तो ये तो एनालिसिस ऑफ एंटायर ऑडिट पेपर मैंने बनाया हुआ है, बाद में एक सेपरेट वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि आपका स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कैसा होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरा 4 ऑफ कारो इन एनेक्चर टू ऑडिट रिपोर्ट। पैरा 4 में क्या है? क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड कब दिया जाता है? वेदर आंसर टू एनी क्वेश्चन इन पैरा 3 इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड। ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो कंटेन द रीजन। अभी डिस्क्लेमर कौन सा केस में? वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन इन answer to a particular question, his report shall indicate such facts along with reasons for such disclaimer. Qualified और adverse कौन सा केस में है? Answer to a question is unfavorable और qualified, ऑडिटर को वो मेंशन करना है along with the reason, and disclaimer कहाँ पे होगा? Where the auditor is unable to express any opinion in respect to a particular question. Next thing is Caro applicability. सबसे पहला पॉइंट है Caro is not applicable to consolidated financial statement, right? Okay. यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में Caro is applicable to every company including a foreign company under section 242, also applicable to branch audit of a company. Then मतलब Caro is applicable to every company including foreign company and branch audit, but Caro is not applicable, that is सबको एप्लीकेबल है एक्सेप्ट बिलो कंपनीज, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। बैंकिंग कंपनी अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, इंश्योरेंस कंपनी अंडर IRD एक्ट 1938, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। यहाँ पे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है, ये लिमिट चेंज हो गया है। स्मॉल कंपनी कौन सा, किसको बोलते हैं? वेयर पेड अप शेयर कैपिटल इज
less than equal to 2 crores and turnover is less than equal to 20 crores. Following companies are not small company, holding or subsidiary of any company, section 8 company, company governed by special act. ठीक है, okay. Next point is private limited company not being a subsidiary or holding of a public company. ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नॉट बीइंग सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. यहाँ पे देखो, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 crore एट द ईयर एंड. पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आते हैं. रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड्स शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग रिजर्व्स, ऑल कैपिटल रिजर्व, ऑल रेवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व. यहाँ पे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस होगा एंड इट इंक्लूड्स शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग रिजर्व. यहाँ पे जितना भी कंडीशंस है ना, सब एंड है, सब क्यूमुलेट. अगर ये सारा कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होते हैं तभी एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज एप्लीकेबल है. तो क्या बोला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग सब्सिडरी होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस नॉट मोर देन 1 crore, borrowings from banks financial institution not more than 1 crore at any time during financial year, revenue as disclosed in schedule 3 including discontinued operations का revenue plus other incomes minus excise GST if included in the revenue not more than 10 crores during the financial year. तो ये सब केसेस में कारो एप्लीकेबल नहीं होते हैं. ओके, इसके बाद जो अपना मेन कंटेंट है कारो का, दैट इज पैरा 3 ऑफ कारो विच स्टेट्स 21 क्लॉजेज. यहाँ पे मैंने 21 क्लॉजेज का एक लास्ट डे रिविजन चार्ट बना के रखा है. अगर आप लोगों को चाहिए तो लास्ट डे में आप सिर्फ ये हेडिंग पढ़ के भी रिवाइज कर सकते हो. ओके, कारो 2020. एक तो देखो इसमें अमेंडमेंट है, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 4 से 5 मार्क का एक्सपेक्टेशन आप लोग कर सकते हो एंड दिस इज अ मस्ट डू टॉपिक सिंस अमेंडमेंट इज देयर. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्लॉजेस अंडर पैरा 3. लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पे क्लॉज नंबर लिख के रखा है एंड राइट हैंड साइड में वो क्लॉज का पर्टिकुलर्स क्या है, मतलब क्लॉज भला बोलता क्या है. ओके, या जस्ट अ सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं. राइट, ओके. सो हम लोग यहाँ पे 21 क्लॉज इन टोटल पढ़ने वाले हैं एंड यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग. Clause 3(1), that is clause 1. This clause is about fixed assets. यहाँ पे क्या क्या है, एक तो देखो records, whether quantitative details are maintained for the PPE or intangible assets. PPE intangible assets का quantitative detail maintain होना चाहिए. Then next thing is physical verification. Physical verification by the management at reasonable intervals if any discrepancy dealt with, मतलब if there is any discrepancy that should be dealt with accordingly. ये जो physical verification का reasonable interval है, that is once in 3 years. 3 years in a phased manner. Right? Okay. Next point is title deeds. Whether title deeds are in the name of the company. उसके बाद वाला पॉइंट है revaluation. If revaluation in property, plant and equipment and intangibles more than 10% by registered valuer. अगर यहाँ पे more than 10% है तब रिपोर्ट करो. एंड वेदर द रिवैल्यूएशन इज डन बाय, एक तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, अगर 10% से ज़्यादा है तो रिपोर्ट करो. नेक्स्ट रिपोर्ट करो वेदर द वैल्यूएशन इज डन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और नॉट. लास्ट पॉइंट इज बेनामी. इफ एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू एनी बेनामी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे ये एक न्यू एडिशन है
ये भी एक न्यू एडिशन है। एंड ये जो रिकॉर्ड्स था पहले फिक्स्ड एसेट बोलते थे, अभी यहाँ पे पीपी एंड इंटेंजिबल्स को इंक्लूड कर दिया गया है। तो क्या 5 पॉइंट है? रिकॉर्ड्स, PPITA का क्वांटिटेटिव डिटेल्स, फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट, टाइटल डीड्स, नेम ऑफ द कंपनी, इन द नेम ऑफ द कंपनी, रिवैल्यूएशन, दो बातें, इफ रिवैल्यूएशन इन पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स मोर देन 10% or whether it is done by a registered valuer. Last is Benami. If any proceeding is pending against the company with respect to Benami property. अपना क्लॉज 2 है इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, इंटरवल 1 ईयर। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड, रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे देखो ऊपर क्या था? डिस्क्रिपेंसी, ये जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट का डिस्क्रिपेंसी है तो वो इन्वेंट्री के केस में इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड ग्रेटर देन 10% देन रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? वर्किंग कैपिटल लोन इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल लोन, ये भी एक नया पॉइंट है। क्या है? Working capital loan in excess of rupees 5 crores has been taken on security of current assets, that is stocks, debtors. If yes, stock statement is to be annexed with the financial statement. If yes, then stock statement is to be annexed with the financial statements. Next point is records. Perpetual inventory records are maintained or not, including present condition and location of inventory. थर्ड पॉइंट क्या है? मतलब थर्ड क्लॉज इज लोन्स गिवन टू पार्टीज कवर्ड अंडर सेक्शन 189। लोन गिवन टू पार्टीज अंडर सेक्शन 189 मीन्स एसेट्स। ये अपना कंपनी के लिए एसेट हो गया, लोन एसेट्स। बेसिकली लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज का बात चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है? लोन गारंटी सिक्योरिटी, whether any loan guarantee security investments advances given to group company, that means subsidiary, associate, joint venture, or loan guarantee security given to others, that is company, firm, body corporate, ऐसा अगर है, in that case any outstanding balance as on year end reported, and this point is not applicable to NBFC public financial institutions. Next point is terms and conditions. The terms and conditions of such loans are not prejudicial to the interest of the company. Next thing is schedule of repayment. Whether the receipts on such loans are regular with respect to principal and interest. Next thing is overdue in excess of 90 days. Whether there is any overdue in excess of 90 days. If yes, then steps for recovery. State total amount overdue greater than 90 days with respect to principal and interest. If there is any loan renewal or extension or change in terms of loan, in that case amount renewed and percentage of total loan. Amount renewed and percentage of total loan renewed, that must be reported in CARO. Last point is demand loan to any person. Whether the company has given demand loan to any person, to promoters or to others. So in this case the amount involved in aggregate and percentage of total loan ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी डिमांड लोन के केस में क्या है? डिमांड लोन किसको बोलते हैं? पेएबल ऑन डिमांड एंड नो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। ठीक है। क्लॉज नंबर 4, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 185 और 186। वेदर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, वेदर गिवन बाय द कंपनी, वेदर provisions of section 185 186 are complied with. If not, then report in CARO. ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज देखो ये भी अपना एसेट है,
चलो, अभी अपना डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम पब्लिक, ये क्या हो गया, लायबिलिटी है। क्लॉज नंबर 5, डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पे क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, वेदर द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एनी डिपॉजिट्स और अमाउंट्स एज डीम्ड डिपॉजिट्स, मतलब क्या, डिपॉजिट्स और डीम्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, in that case directives of RBI and section 73 to 76 plus other relevant provisions are complied with or not, ये चेक करना है। if not, nature of contravention and subsequently, if not, then nature of contravention needs to be reported, and subsequently if any order of National Company Law Tribunal, Company Law Board, RBI courts have been complied with or not। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट, मतलब अपना क्लॉज नंबर 6 इज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, whether cost records are required to be maintained under section 148 of the Companies Act 2013 report, if such records are not maintained also consider cost auditors report। दो ही बातें हैं, whether cost records are required to be maintained by the company report, if such records are not maintained, and the statutory auditor also consider cost auditors report। Seventh clause is statutory dues, if there is any undisputed statutory dues, देखो क्या है, if there is any undisputed statutory dues report if any dues in excess of 6 months, dues, statutory dues with respect to PF, ESI, income tax, GST, customs, etc. as on the last date of the financial year। Auditor को क्या देखना है, whether there is any undisputed statutory dues, if it is if the due amount is in excess of 6 months as on the last date of financial year, where statutory dues not deposited on account of dispute। Next point क्या है, disputed statutory dues, then mention the amount and the forum where the dispute is pending। Eighth clause is previous undisclosed income, this is entirely a new clause। क्या है, previous undisclosed incomes, whether any transaction not recorded in books of accounts, whether any transaction not recorded in books of accounts have been surrendered or disclosed during the year in the income tax assessment, if so whether previously undisclosed income has been properly disclosed in the books of account in the year। क्या है ये एक वो अपना वो 60 सेक्शन इनकम टैक्स में सेक्शन 69 वगैरह है ना, वो अनडिस्क्लोज इनकम को आप दिखा सकते हो एट अ हायर टैक्स। Whether any transaction not recorded in books of account have been surrendered or disclosed during the year in the income tax assessment, if so whether previously undisclosed income has been properly disclosed in the books of account in the year। Next clause number 9 is defaulter company। यहाँ पे देखो ये clause भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा important भी मार्क करो। defaulter company, whether company defaulted in borrowing, कंपनी अगर बोरोइंग में कुछ डिफ़ॉल्ट किया है तो नेचर ऑफ सच डिफ़ॉल्ट, नेम ऑफ, अभी कंपनी ने अगर बोरोइंग्स में कुछ डिफ़ॉल्ट किया रहेगा तो नेचर ऑफ द डिफ़ॉल्ट, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ डेज, ये सब मेंशन करना है। वेदर द कंपनी इज़ अ विलफुल डिफ़ॉल्टर, यहाँ पे क्या है, वेदर द कंपनी इज अ विलफुल डिफॉल्टर एंड इट्स नेम इज पब्लिश्ड इन आरबीआईज लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर, ये चेक करना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज जनरल पॉइंट, डिफॉल्टेड इन बोरोइंग, इन दैट केस नेचर, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज, ये सब मेंशन करना है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज विलफुल डिफॉल्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर कंपनी हैज़ यूटिलाइज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पज, लोन लिया एंड इंटेंडेड पर्पज के लिए, इसमें ऑडिटर क्या चेक करेगा, एंड यूज डिक्लेरेशन, एंड यूज डिक्लेरेशन ऑडिटर को चेक करना होगा। नेक्स्ट इज इफ द कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम एनी ग्रुप कंपनी, इफ द कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम ग्रुप कंपनी, इफ yes its nature and amount, whether short term loan used for long term purpose,
short term loan used for long term purposes, whether company has taken loan by pledging group company assets, investment, whether company has taken any loan by pledging group company assets or investments. तो रिपोर्ट करो. क्लॉज नंबर 10, एंड यूज ऑफ मनी रेज्ड इन आईपीओ एफपीओ. ये पॉइंट क्या बोल रहा है? एंड यूज ऑफ मनी रेज्ड इन एफपीओ आईपीओ. If money raised by IPO or FPO, then the money is used for the intended purpose. If not, then auditor needs to report both equity and debt instruments, details of delay and rectifications to be reported. If the company has made any preferential allotment, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मनी रेज्ड बाय IPO FPO, तो इंटेंडेड पर्पस के लिए हुआ है कि नहीं वो चेक करो. Second point is, if the company has made any preferential allotment or private placement of shares, convertible debentures, in that case, provisions of Companies Act are complied with, and the funds used for the intended purpose. If not, then report the amount involved and nature. If not, then amount involved, nature of non-compliance. Next point is fraud by the company or on the company by employee or officers. क्लॉज नंबर 11. ये फ्रॉड वाला पॉइंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्ट. देखो फर्स्ट क्या है? फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड. डिटेल इफ येस बाय द कंपनी. अगर ये जो फ्रॉड का बात चल रहा है ना, ये बाय द कंपनी है, तो रिपोर्ट इन कारो. फ्रॉड बाय एनी वेंडर इफ ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर, देन रिपोर्ट अंडर कारो. फ्रॉड बाय वेंडर इफ नॉट रिपोर्टेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर, रिपोर्ट अंडर कारो. फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स एम्प्लॉय ऑफिसर्स, रिपोर्टेड बाय कॉस्ट ऑडिटर सीएस, तो कारो में रिपोर्ट करो. फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स एम्प्लॉय ऑफिसर्स नॉट रिपोर्टेड बाय कॉस्ट ऑडिटर्स. देखो जहाँ पे जो फ्रॉड है, चाहे वो ऑन द कंपनी हो, बाय द कंपनी हो, अगर वो फ्रॉड रिपोर्टेड फ्रॉड है तब सिर्फ कारों में रिपोर्टिंग होगा. ये वाला एक स्पेशल केस है, इसको आप स्टार मार्क करो. ये एक स्पेशल केस है. इसमें क्या है? फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स एम्प्लॉय ऑफिसर्स एंड such fraud is not reported by cost auditor or CS. In that case कारो 2020 में भी रिपोर्ट होगा एंड 14312 में भी रिपोर्ट होगा. ओके. क्लॉज नंबर 12 इज निधि कंपनी. वेदर अ निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द net owned fund to deposit ratio. Whether a nidhi company has complied with the net owned fund to deposit ratio 1:20. Whether a nidhi company has complied with the ratio net owned fund to deposit ratio 1:20 to meet out the liabilities. Whether it is maintaining 10% unencumbered term deposits. निधि में तीन बातें हैं. एक तो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो, 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज पर निधि रूल्स 2014, एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स रीपेमेंट. देखो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट फॉर एनी पीरियड, इफ येस देन रिपोर्ट. Clause number 13 is a related party. All transactions with related party are as per section 177 and 1. All transactions with related party are as per section 177, 188 if applicable. Whether disclosed in the financial, related party transactions must be disclosed in the financial statement as required by applicable AS Ind AS 24. Clause number 14, internal audit. If the company is having an internal audit function commensurate with nature and statutory auditor shall consider any report given by the internal auditor. ये एक बात है. दूसरा पॉइंट क्या है? if the company, whether in case internal audit is applicable to company and the company is maintaining such internal audit function or not. 15th clause number 15 is barter transactions. Whether company has entered into any
company has entered into any non-cash transaction with its director or connected person. Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or concerned, or whether the company has entered into any non-cash transactions with its directors or connected person. If yes, then compliance with the provisions of Companies Act 2013, that is section 192, must be reported. नेक्स्ट पॉइंट इज NBFC. ये भी एक थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है. वेदर required to be registered under RBI Act, if so it has taken registration or not. If the company has conducted NBFC activities without a valid registration of certificate as per RBI Act, if the company is a core investment company, if the NBFC is a core investment company as per RBI Act, if so it has complied with the CIC criteria. Whether the group has greater than one CIC, whether the group has more than one core investment companies, then indicate the number of core investment companies in the group. बाकी जितने भी क्लॉजेज हैं ना वो सब एकदम छोटे छोटे हैं. क्लॉज नंबर 17, कैश लॉस, ये भी नया है. Whether the company has incurred any cash losses in the financial year and in immediately preceding financial year. Whether the company has incurred cash losses in the financial year and in immediately preceding financial year. If yes, then report the amount of negative operating cash flows. Report the amount of negative cash flows. Clause number 18 is resignation by previous auditor. ये भी अपना एक नया क्लॉज है. रेजिग्नेशन बाय प्रीवियस ऑडिटर. वेदर देर इज एनी रेजिग्नेशन बाय प्रीवियस ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर. इफ सो देन द करंट ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द कंसर्न्स रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर. करंट ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द कंसर्न्स रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर. क्लॉज नंबर 19 इज गोइंग कंसर्न. On the basis of financial ratios, going concern, on the basis of financial ratios, aging, date of realization of financial assets, payment of financial liabilities. कौन कौन सा basis है? On the basis of financial ratios, aging, date of realization of financial assets, payment to financial liabilities. If the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report. क्या है? On the basis of financial ratios, aging, date of realization of financial assets, payment of financial liabilities. If the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report, the company is able to meet its liabilities and within 1 year from balance sheet date. तो ऑडिट रिपोर्ट के दिन में ऑडिटर को लगता है कि नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट as on the audit report, that the company is able to meet its liabilities and within 1 year from the balance sheet date. Next thing is clause number 20, unspent CSR. This is also a new clause. Whether the company has transferred, यहाँ पे क्या बोल रहा है? Whether the company has transferred unspent fund specified in Companies Act. देखो, unspent CSR fund in within a period of 6 months from the end of financial year. Section 135 का compliance है ये. क्या है? If the company is having any unspent CSR fund, it shall transfer the fund within 6 months from the end of financial year. Next thing is whether any amount remaining unspent under section 135 of Companies Act pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with 135. वही सेम बात है. एक ही यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हैं. अनस्पेंट अगर CSR एक्सपेंसेस होगा तो एज पर सेक्शन 135 कंपनी को वो ट्रांसफ़र करना होगा विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू अ स्पेशल अकाउंट. लास्ट क्लॉज है क्वालिफिकेशन इन ग्रुप कारो रिपोर्ट. क्वालिफिकेशन इन ग्रुप कारो रिपोर्ट.
ये भी आपका एक नया क्लॉज है, ये वाला CSR भी नया क्लॉज है। तो क्या है क्वालिफिकेशन इन ग्रुप कारो रिपोर्ट, वेदर एनी क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क बाय द कंपोनेंट ऑडिटर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, इफ एनी क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क बाय द कंपोनेंट ऑडिटर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन इंडिकेट द डिटेल्स एंड पैरा नंबर, क्या है डिटेल्स एंड para number of such audit report, then the statutory auditor must state the details and para number of such audit report and the name of such group company। तो गाइज यहाँ पे अपना कारो 2020 ख़त्म होता है। तो इसमें से जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन इंटीग्रेटेड केस स्टडी, तो बहुत अच्छे से कारो प्रिपेयर करना, छोड़ना मत इसको। ऐसा मत सोचना कि कभी हर बार पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में आता नहीं है, ऐसा मत सोचो, पढ़ो इसको अच्छे से, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली ये LDR चार्ट से एक बार आप लोगों को पढ़ा देते हैं। अपना क्लॉज 1 है फिक्स्ड एसेट, क्लॉज 2 इन्वेंट्रीज, क्लॉज 3 लोन गिवन टू पार्टीज अंडर सेक्शन 189, क्लॉज 4 लोन्स एंड एडवांसेस अंडर सेक्शन 185 186, क्लॉज 5 deposits from public, clause 6 cost accounting records, clause 7 statutory dues, clause 8 previous undisclosed income, clause 9 defaulter company, clause 10 end use of money raised, IPO FPO, clause 11 fraud, clause 12 needy company, clause 13 related party transactions, clause 14 internal audit, clause 15 barter transactions with directors and connected persons, clause 16 NBFC, clause 17 cash loss, clause 18 resignation by previous auditor, clause 19 going concern, clause 20 unspent CSR, clause 21 qualification in group caro report। guys आई होप आप लोगों को ये कारो 2020 का रिवीजन अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई हैव टॉट इट इन अ वेरी समराइज्ड मैनर विद इन हाफ एन आवर। तो अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना, एंड कुछ भी आप लोगों का रिकमेंडेशन या फिर फीडबैक देने का मन करते तो कमेंट सेक्शन इज़ देयर। चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक वी विल बी, देखो अभी आप लोगों का जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट्स फॉर मई 2022 एग्ज़ाम, बेसिकली इसमें 2 अमेंडमेंट है। एक तो कारो 2020, ये तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। दूसरा आप लोगों का एक अमेंडमेंट है पीयर रिव्यू में, उसमें अभी क्या है ना, रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू आया है। अकॉर्डिंग टू दैट अगला जो वीडियो मैं पब्लिश करूंगा उसमें पीयर रिव्यू अमेंडमेंट, मतलब जो अमेंडेड वाला पीयर रिव्यू है उसको लेके अपना नेक्स्ट वीडियो होगा। चलो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।